नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लाइव में हम आपको दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव का सिलसिला। और पहली खबर है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने जारी की है। इसमें पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह समेत तमाम बड़े बीजेपी के दिग्गजों के नाम शामिल हैं। बता रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहले नाम प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम भी शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत 40 लोगों के नाम शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की 26 और 30 अप्रैल को अलावा 6 मई को कर्नाटक में रैली की तैयारी की गई है। वहीं बता दें कि आपको जिस तरीके से लिस्ट जारी की थी तो उसमें काफ़ी नेताओं के नाम जो है, प्रहलाद जोशी है। वहीं बात की जाए तो निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, अरुण सिंह डीके, अरुण सीटी रवि, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वाई, देवेंद्र फडणवीस, प्रभाकर कौर, शोभा और भगवंत खूब, अरविंद बिल्लीविली, कोटा से श्रीनिवास पुजारी। वहीं बता दें जीवी राजेश, जागेश, श्रुति, तारा, अनुरोध समेत 40 स्टार प्रचारों की लिस्ट जारी की गई है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि बीजेपी की तरफ से जारी स्टार प्रचारों की सूची में कर्नाटक के सुपरस्टार किच्चा सुदीप का नाम शामिल नहीं किया गया है। हालांकि बीते दिनों में किच्चा सुदीप ने खुद ही ऐलान किया था कि वह कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सीएम वंशराज वेमोई को समर्थन करने जा रहे हैं और बीजेपी का प्रचार करेंगे। किच्चा सुदीप ने इस ऐलान के लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई दी थी। बता दें कि कर्नाटक में एक चरण में 224 विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। वहीं 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे जारी किए जाएंगे। कर्नाटक में 5.21 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़ है, जबकि महिला के मतदाताओं की संख्या है 2.5 करोड़ है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के स्टार प्रचारों की लिस्ट जारी होते ही भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां पर 3 रैलियां लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक कट्टर हिंदुत्व के नाम पर सबसे बड़े जो चेहरे हैं स्टार प्रचारक के रूप में, लेकिन उसी के बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद प्रचार करेंगे अपनी पार्टी के लिए। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, कर्नाटक। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। इस बात की जानकारी खुद यूएन ने रिपोर्ट जारी करके दी है। बता रही हमारी सहयोगी जूही। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। जी हाँ, इसने चीन को पछाड़ दिया है। इसका खुलासा जो है यूएन की एक रिपोर्ट में किया गया है। आपको बता दें कि भारत चीन की तुलना में 2.9 मिलियन अधिक आबादी के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि करीब 73 साल बाद भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल गई। हालांकि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मीडिया सलाहकार अन्ना जेफरीज ने बताया कि यह सच है, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि भारत ने चीन को कब पीछे छोड़ा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो गई थी, जबकि चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो अमेरिका 34 करोड़ की आबादी के साथ तीसरे नंबर पर है। जनसंख्या विशेषज्ञों ने संयुक्त राष्ट्र के पिछले आंकड़ों का उपयोग करते हुए अनुमान लगाया था कि भारत इसी महीने चीन को पीछे छोड़ देगा। कहा गया था कि अभी यह पता नहीं है कि इस बदलाव में कितना समय लगेगा, लेकिन बुधवार दोपहर तक संयुक्त राष्ट्र ने एक और रिपोर्ट जारी की जिसमें भारत की आबादी सबसे ज्यादा बताया गया है। हालांकि भारत की जनगणना साल 2011 में हुई थी। गौरतलब है कि पिछले 6 दशकों में पहली बार चीन की आबादी में जो है वो कमी देखने को मिली और उसके बाद लगातार कमी हमें देखने को मिलती रही। आपको बता दें कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसका असर जो है देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की चार्जशीट और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट को प्रसारित करने पर रोक लगा दी गई है। ज्यादा अपडेट्स दे रही है हमारे सहयोगी स्वीटी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी समाचार चैनलों को श्रद्धा वॉकर हत्याकांड से जुड़े जो भी चार्जशीट दायर की गई है उसकी सामग्री का प्रसारण करने से रोक लगाई है। बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि जब तक पुलिस द्वारा अर्जी अभी दाखिल की गई है उस पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक कोई भी चैनल इसका प्रसारण नहीं कर पाएगा।
इसी के साथ जानकारी दे रही कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अपने एक फैसले में सभी न्यूज चैनलों को श्रद्धा वॉलकर मामले से जुड़े चार्जशीट को प्रसारित करने से रोक दिया है। जस्टिस रजनीश भटनागर ने ये भी निर्देश दिया है कि केस खत्म होने तक कोई ऐसी चैनल सामग्रियां नहीं चलाएगा। अदालत ने ये आदेश दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिया है, जिसमें मीडिया हाउस पर श्रद्धा मर्डर से जुड़ी जानकारियों को प्रसारित करने से रोक लगाने की मांग की गई थी, ताकि कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारी बाहर ना आ सके। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने अदालत को बताया है कि एक निजी चैनल आरोपी आफ्ताब पूनावाला के नार्को एनालिसिस वीडियो दिखाने वाला था, जिसे उसने निचले अदालत के फैसले के बाद रोक लिया था। हालांकि अमित प्रसाद ने कहा है कि ये आदेश अन्य चैनलों के खिलाफ भी जारी होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो अन्य चैनलों के साथ साझा किया हो। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की है। जानकारी दे दें, श्रद्धा हत्याकांड वही हत्याकांड था जिसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया था। आफ्ताब पूनावाला ने जिस तरीके से कई टुकड़े किए थे श्रद्धा के लाश के, वो काफी खौफनाक था और उस पे लगातार अभी भी सुनवाई जारी है। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम के एनकाउंटर के बाद झांसी से एक बार फिर से पुलिसिया मुठभेड़ की खबर है। बता रहे हमारे सहयोगी अतुल वर्मा। जनपद के बबीना थाना क्षेत्र में अप्रैल महीने की 12 तारीख को एक सोने के आभूषण वाले व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें तमंचे के बल पर 750 ग्राम सोना लूटा गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा टीमों का गठन किया गया। पुलिस लगातार उस पर काम कर रही थी। मुखबिर से सूचना मिली कि कल देर शाम ये जो आरोपी हैं ये बैदोरा के पास देखे गए हैं। पुलिस टीम निकली अपने अपने क्षेत्र से। रास्ते में एक मोटरसाइकिल आ रही थी, जो पुलिस की गाड़ी देखकर भागने का प्रयास करने लगे वो लोग। पुलिस द्वारा उन्हें ललकारा गया, रोका गया, समर्पण करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने बचाव में पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग का परिणाम यह हुआ, जवाबी फायरिंग पुलिस ने की, जिसमें 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 210 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए, लगभग 24,000 रुपए नगद, 2 देसी तमंचे और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इस घटना में कुछ और अन्य आरोपी भी थे, जिनकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। बाकी के आरोपियों को पकड़ने के लिए, जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश दिए गए हैं। घायलों का अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। ये झांसी पुलिस का एक गुड वर्क है। अभी कुछ समय पहले एक और एनकाउंटर का मामला आया था, असद और गुलाम का। ये हाई प्रोफाइल मामला था। उसके बाद से झांसी शहर काफी चर्चा में है प्रदेश में। ये इसके बाद एक और ये जो घटना हुई है, तो लगातार हम कह सकते हैं कि पुलिस लगातार गुड वर्क कर रही है। झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ इंडिया वॉइस के लिए अतुल वर्मा। उधर हाथरस के BLS स्कूल में स्कूली बच्चों से नमाज पढ़ाए जाने का मामला सामने आया है। बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर। हाथरस के एक प्राइवेट स्कूल में मामला उस समय गर्मा गया जब एक प्रोग्राम के दौरान स्कूल के जो टीचर हैं उन्होंने छात्रों को न कि बल्कि बुर्का पहनाया, बल्कि बुर्का पहनाने के बाद में उनसे नमाज भी पढ़ाई गई। आपको बता दें पूरा मामला थाना हाथरस क्षेत्र के हाथरस के एक स्कूल है जिसका नाम BLS इंटरनेशनल है। उस स्कूल में एक कल्चरल कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत बच्चे आए हुए थे और 42 डिग्री टेम्परेचर में उनको बुर्का पहनाया गया और बुर्का पहनाने के बाद में उनसे नमाज भी पढ़ाई गई, जिसकी जानकारी जब अभिभावकों को और हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को हुई तो वह तमाम लोग स्कूल पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन करने लगे। वहीं सब अभिभावकों और जो उसके जो हिंदूवादी नेता उनका कहना था कि इस स्कूल के जो प्रिंसिपल है और जो मालिक है उसके खिलाफ FIR दर्ज होने चाहिए ताकि इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा ना मिले। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से बच्चों को नमाज पढ़ाई गई है और जिस तरीके से बच्चों के साथ एक कल्चरल कार्यक्रम किया गया है वह किसी भी तरीके से सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी कल्चरल एक्टिविटी होती है तो क्या वह मुस्लिम बच्चों को या अन्य जो धर्म के बच्चे उनको भी क्या हनुमान चालीसा या अन्य पाठ पढ़ाया जाएगा। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी अर्चना ने भी कार्रवाई करते हुए 5 सदस्यीय एक समिति गठित की है जो कि पूरे मामले की जांच करेगी और जो स्कूल के प्रबंधक है, जो मैनेजर है, उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर अभी भी जो हिंदूवादी संगठन है और जो गार्जियन है वो भी लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसकी जो जानकारी आई है बाद में कि जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट की गई है उनसे भी इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ लिया है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहे इंडिया वॉइस।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योगी सरकार के लगातार निर्देशों के क्रम में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है, गैंगस्टर्स की संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, तो वहीं जेल में बंद गैंगस्टर राकेश यादव की संपत्ति को भी कुर्क किया जा रहा है। बता रहे हमारे सहयोगी शैलेश। योगी सरकार के निर्देश पर अपराध से की गई संपत्ति को कुर्क करने का आदेश आज जिलाधिकारी जसजीत कौर ने दिया है। आपको बता दें, पूरा मामला बल्दी राय थाना क्षेत्र का है, जहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए हेमनापुर गांव निवासी राकेश यादव की 1,35,00,000 की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। आपको बता दें, मामला 2019 का है, जहां पर गाजीपुर से शूटरों को बुलाकर गांव के ही 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी जसजीत कौर ने अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। इसी सिलसिले में कार्रवाई करते हुए प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की। आपको बता दें, इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप बचा हुआ है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस के लिए। और देश में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,542 नए केस सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनकर। कोरोना फिर से तेजी से पैर पसारता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, कोरोना के मामले लगातार देश भर में बढ़ रहे हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, केरला हो, नोएडा हो, हर जगह मामला तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 24 घंटे में कोरोना के 10,542 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कोरोना की पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, एक्टिव मरीजों की संख्या देश में 60,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं मौत की आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में 38 मौतें हो चुकी है। वहीं इससे पहले 48 घंटे पहले की बात कर लीजिए तो 11 मौतें हुई थी और उसके बाद फिर 38 मौतें, यानी इजाफा लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना के संक्रमणों को लेकर। लेकिन अभी भी लोग सतर्क नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार इसको लेकर सभी राज्यों में मॉक ड्रिल करवा रही है, सभी लोगों से लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग करवाया जा रहा है, टेस्टिंग करवाई जा रही है। बहरहाल कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, लोग अपना सतर्कता का ख्याल खुद रखें। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। उधर यूपी के बलिया के गोपालपुर गांव में दलित बस्ती में अचानक से आग लग गई। आग क्यों लगी इस कारणों का पता नहीं है, लेकिन इस आगजनी की घटना में तकरीबन 50 से ज्यादा कच्चे घर और झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। बता रहे हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। बढ़ती गर्मी में आग की भी घटनाएं बढ़ जाती है। मैं आपको बता दूं कि बलिया के रेवती थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपाल नगर गाँव में एक झोपड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते लगभग 50 झोपड़ियाँ भी जल करके राख हो गई। मैं आपको बता दूं कि झोपड़िया में रखे जो भी सामान थे वो सब जल करके नष्ट हो गए। यहाँ तक कि उस झोपड़ी में 10 बकरियाँ भी बंधी थी, वो भी झुलस गई और झुलसने के बाद उनकी भी मौत हो गई। मैं आपको बता दूं कि ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद उस पर काबू पाया। जहाँ फायर ब्रिगेड को सूचना भी ग्रामीणों ने दिया। ग्रामीणों के सूचना पर फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँचा, लेकिन थोड़ा लेट पहुँचा और लेट पहुँचने का नतीजा ये हुआ कि लगभग 50 झोपड़ियाँ जल करके राख हो गई। मैं आपको बता दूं कि अगर इस गर्मी में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अक्सर जो है आग की घटनाएं हो जाती हैं, आग लग जाती हैं, कभी कहीं ना कहीं किसी वजह से आग लग जाती है और आग लगने की वजह से जो है काफ़ी नुकसान भी होता है। मैं आपको बता दूं कि फायर ब्रिगेड की अगर मैं बात करूं तो जिस हिसाब से यहाँ पे फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है उस हिसाब से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको बता दूं कि फायर ब्रिगेड भी अपने संसाधनों को लेकर के बेबस है, लाचार है और फायर ब्रिगेड भी ये कहता है कि संसाधनों की कमी के चलते जो है इस तरह की हम लोग समय से मौके पर नहीं पहुँच पाते हैं। जिस तरह की घटनाएँ अधिकतर इस तरह के हो जाती हैं और जो है काबू पाने के बजाय जो है कहीं ना कहीं जब काफ़ी नुकसान हो जाता है तब जो है आग पर काबू पाया जाता है। इस तरह से देखने को अधिकतर ही घटनाएं गर्मी में मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहाँ पे जिस झोपड़ियों में जिस गृहस्थी का सामान जलता है कहीं ना कहीं उनका सपना भी उस झोपड़ी में जल करके चकनाचूर हो जाता है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। और दौरिया में स्कूली बस चालक की लापरवाही से एक छात्रा को रौंद दिया गया। बताना हमारे सहयोगी। औरैया कोतवाली क्षेत्र के उधमपुर गांव में स्कूली बस से उतर रही छात्रा की बस की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई,
जिसकी जानकारी औरैया कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं खबर के संबंध में बताया गया कि ये छात्रा कक्षा 1 की छात्रा थी। स्कूल से बस से अपने घर आ रही थी। वहीं बस से उतरते समय छात्रा बस की चपेट में आ गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिजनों ने इसका जमकर विरोध किया। वहीं पुलिस के तमाम आलाधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया वॉइस के लिए अरुण वाजपेयी, औरैया। महोबा में 5 चिकित्सकों की सेवा समाप्ति के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद शरीक। महोबा में कुछ दिनों पूर्व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा था और उनके द्वारा महोबा जिला अस्पताल सीएससी पीएससी का निरीक्षण किया और मिल रही शिकायतों को लेकर उन्होंने 4 डॉक्टरों की सेवा समाप्त की है। बताते चलें कि यह डॉक्टर लंबे समय से अनुपस्थित पाए गए, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा 4 डॉक्टर की सेवा समाप्त कर दी गई है। वहीं एक डॉक्टर की पेंशन रोक दी गई है। जब इस पूरे मामले को लेकर सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी डॉक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वह अपना काम बेहतर तरीके से करें। लापरवाही बरतने पर डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस। रायबरेली में एक मां अपनी 2 साल की मासूम बेटी के साथ नहर में कूद गई, जिसके चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, बता रहे हमारे सहयोगी राजू तिवारी। एक विवाहिता ने अपनी 2 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ शारदा सहायक नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने देखा तो वहां पर चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया और घटना की सूचना तत्काल स्थानीय भदोखर थाना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से जाल डलाकर महिला व उसकी 2 वर्षीय मासूम बच्ची की खोजबीन करना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि 12 घंटे बीत जाने के बाद महिला का ना सुराग लगा है और ना ही 2 वर्षीय मासूम बच्ची का पता चल सका है। आपको बता दें, पूरा मामला भदोखर थाना क्षेत्र के शारदा सहायक नहर का है और वहीं 25 वर्षीय महिला जो सविता यादव है, उसने अपनी 2 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ शारदा सहायक नहर में छलांग लगाई है। और इस पूरे घटना का जैसे ही जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से तत्काल वहां पर जाल डलाकर महिला व उसके 2 वर्षीय मासूम बच्ची की खोज करने का प्रयास किया जाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी 12 घंटा बीत गए हैं, लेकिन ना तो महिला का पता चला है और ना ही 2 वर्षीय मासूम बच्ची का। वहीं स्थानीय मौजूद लोगों से जानकारी करने का प्रयास किया गया तो जानकारों लोगों ने बताया है कि ये ना तो कोई आपसी विवाद हुआ था, ना किसी प्रकार से उसके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन कारण क्या है, किस वजह से महिला ने नहर में छलांग लगाई है और मासूम बच्ची को अपने साथ लेकर गई है छलांग लगाने, ये बड़ा विषय है। अभी इस पूरे मामले में पुलिस हालांकि जानकारी करने का प्रयास कर रही है, लेकिन तत्काल पुलिस के द्वारा अभी भी वहां घटनास्थल पर मौजूद जो गोताखोर हैं उनकी मदद से जाल डलाकर महिला को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस के लिए चुनौती बनी है कि ना तो जो मासूम बच्ची है ना तो उसका पता चल पाया है और ना ही महिला का कब अता पता लग पाएगा। ये पुलिस ने बताया है कि पूरा प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में नहीं पता चलता तो एनडीआरएफ की टीम भी लगाई जाएगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।